नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय उत्तराखंड में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 61वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के आजादी के योगदान और भविष्य के भारत को लेकर उनकी कल्पनाओं को याद किया गया। साथ ही जवाहर नेहरू की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनके लिए कार्य को याद किया। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता और लोकतंत्र का प्रहरी बताया। नेहरू की विरासत को सदैव प्रेरणा स्रोत माना गया। सशक्त और समावेशी भारत का सपना लिए नेहरू ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व से स्वतंत्र भारत की मजबूत नींव रखी। सामाजिक न्याय, आधुनिकता, शिक्षा, संविधान और लोकतंत्र की स्थापना में उनका योगदान अमूल्य है। देखिए, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर मैं उनको चरणों में सत नमन करती हूँ और दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगी उनके लिए कि 27 मई 1964 का दिवस अभागा, 27 मई 1964 का दिवस अभागा, अजरामर उस महाप्राण ने तन को त्यागा। हम अंग्रेजों की गुलामी से जकड़े हुए थे, हमारी भारत माता कराह रही थी, गुलामी की बेड़ियां उसके पैरों में थी और तब मसीहा बनकर आए हमारे महात्मा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, पंडित नेहरू जी, सब ने एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की आज़ादी में भाग लिया और अंग्रेजों को यहाँ से भगाया। और यही नहीं, बहुत यातनाएं सही, आज़ादी ऐसे ही हमको नहीं मिल गई है। जेलों में पूरी जिंदगी, अपने जेलों में अपने परिवार का, अपने बच्चों का उनको बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। पिता का पत्र पुत्री के नाम से बहुत फेमस है, जो इंदिरा जी को वो जेल से लिखा करते थे। और आज उनकी पुण्यतिथि पर हम नगर निगम की बेशकीमती जमीनों को भूमाफिया से बचाने के लिए अब नई तकनीक का सहारा लिया जाएगा। उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यूसेक की मदद से सरकार ने एक अत्याधुनिक मोबाइल ऐप तैयार कराया है, जिसके जरिए देहरादून नगर निगम क्षेत्र में जमीनों पर नजर रखी जाएगी और जमीनों पर होने वाले छेड़छाड़ या कब्जे की जानकारी अधिकारी को अलर्ट के माध्यम से मिल जाएगी, जिस पर त्वरित कार्यवाही कर जमीन को कब्जा मुक्त करने और अतिक्रमण करने वालों पर कार्यवाही करने में और तेजी आएगी। हालांकि भाजपा विधायक विनोद चमोली का मानना है कि सबसे पहले नियत साफ होनी चाहिए, फिर कार्यवाही खुद हो जाती है। उन्होंने सरकार को एक सलाह भी दी कि सरकार एक कमेटी बनाकर विजिलेंस जांच के माध्यम से पहले यह डाटा एकत्र करे कि देहरादून में कितनी सरकारी जमीन ऐसी है जिन पर दूसरों के कब्जे हैं और कितनी जमीन ऐसी है जो अभी खाली पड़ी हुई है। तभी कुछ सकारात्मक पहल हो पाएगी, क्योंकि उस ऐप को भी कर्मचारी और अधिकारियों ने ही चलना है। लिहाजा नियत में कोई खोट नहीं होना चाहिए, तभी उस ऐप का सदुपयोग हो पाएगा। देहरादून में ये बहुत देखने में आया है कि तमाम नाले खाले भूमाफियों द्वारा और बिल्डरों द्वारा कब्जे किए गए हैं, सरकारी ज़मीनें खुर्द-बुर्द हुई हैं। तो ये ऐप हमारी मदद करेगा और मेरा तो कहना है कि बाकायदा मैंने कई बार इसमें जो सीनियर अथॉरिटीज़ हैं जिसको देखना चाहिए उनसे कहा भी है कि टीम बनाकर कम से कम सरकारी ज़मीनों का ऑडिट हो जाए, ताकि कितनी ज़मीनें खाली पड़ी हुई, कितनी ज़मीनें लोगों के कब्जे में हैं, जो खाली पड़ी हुई है उसकी फेंसिंग करके उसको बचाने का काम हो, और जो लोगों के कब्जे में उनको कैसे निकाला जा सकता है उस पर आगे एक्सरसाइज हो। मैं तो शुरू से इस बात का पक्षधर रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है कि इसमें बाकायदा सरकार को एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर चाहे एक विजिलेंस जांच करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ सरकारी ज़मीनें किन किन बिल्डर्स और भूमाफियों द्वारा कब्जा की गई हैं, और उसके बाद उनको छुड़ाने की प्रक्रिया करनी आगे बढ़नी चाहिए। मेरा तो ऐसा मानना, मैं शुरू से इस बात को मानने वाला। एक नया ऐप आया है तो टेक्नोलॉजी में के तो अगर हम उसमें उपयोग करेंगे तो हमारे काम ज़्यादा आसान होगा, लेकिन घूम फिर के करना तो सरकार और सिस्टम को ही पड़ेगा। ऐप का उपयोग भी तो हम ही लोग करेंगे ना, तो नियत ठीक होगी तो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में आयोजित हुए मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता पर प्रस्तुतिकरण देते हुए कहा है कि केवल 4 माह की अवधि में समान नागरिक संहिता के अंतर्गत राज्य भर से लगभग 1.5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो वहीं विपक्ष का कहना है कि यूसीसी उत्तराखंड के लिए हितकारी नहीं है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि विपक्ष को हर अच्छी चीज से परहेज रहा है। उत्तराखंड पहला राज्य बना है जहां यूसीसी लागू हुआ है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का फैसला सराहनीय रहा, जिसे प्रदेश की जनता बखूबी अपना रही है।
देखिए, विपक्ष की जहाँ तक रही बात, तो विपक्ष को हर अच्छी चीज़ से परहेज रहा है और ये हमारे लिए हर्ष का विषय है कि उत्तराखंड राज्य हमारा पहला राज्य बना है, जो जहाँ पे यूसीसी लागू किया गया है। और विपक्ष को उत्तराखंड से ही परहेज है, मैं तो ये कहूँगी, क्योंकि 98% गाँव जिस प्रकार से यूसीसी से जुड़े हैं, वह यह साबित करता है कि यूसीसी लागू करना हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए कितना ज़्यादा सराहनीय रहा। और 1.5 लाख से अधिक जो आवेदन आ गए कुछ ही समय में, वह यह दर्शाते हैं कि उत्तराखंड राज्य में यूसीसी लागू करने का ये जो फैसला रहा, वो बहुत ही सराहनीय रहा और यहाँ की जनता इसे बीते दिनों नीति आयोग की बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे, जिसमें मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में अगले वर्ष आयोजित होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां नंदा राजजात यात्रा और 2027 में हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ को भव्य रूप देने को लेकर केंद्र से सहायता की मांग की है। मुख्यमंत्री की इसी मांग को लेकर उत्तराखंड संस्कृति कला राज्य मंत्री मधु भट्ट ने भी कहा कि राज्य में आगामी वर्षों में विश्व प्रसिद्ध मां नंदा राजजात यात्रा और कुंभ का आयोजन होना है। ऐसे में इन आयोजनों को भव्य रूप देने को लेकर जो केंद्र से सहायता की मांग की गई है वह बेहद जरूरी है और हमें उम्मीद है कि उत्तराखंड की संस्कृति के संवर्धन को देखते हुए केंद्र राज्य की मांग को स्वीकार करेगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में अभी तक जितने भी हमारे, चाहे कोई जी20 का सम्मेलन हो, अन्य सम्मेलन, बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक यहाँ पे उत्तराखंड देवभूमि में कार्य किए गए हैं। और जो नंदा देवी राजजात है, वो ऐतिहासिक हमारी राजजात होती है। उसमें देश ही नहीं, विदेशों से भी बहुत बड़ी संख्या में जो है यहाँ पे जो हमारे पर्यटक हैं वो आते हैं, हमारे श्रद्धालु आते हैं। और इस राजजात यात्रा को चलाने के लिए, बहुत तरीके से चलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नीति आयोग के समक्ष अपना जो पेश बजट के लिए बोला है, निश्चित बिल्कुल वो हमें मिलेगा, हमें पूरी उम्मीद है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार यहाँ पर देखते हैं कि अगला दशक जो है उत्तराखंड का दशक होगा। साथ में यही जो हमारा कुंभ आने वाला है, कुंभ को लेकर भी जिस प्रकार से माननीय हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से कुंभ की भव्य दिव्य जो कुंभ का आयोजन किया था, उसकी प्रशंसा पूरे विश्व में हो रही है। उसी प्रकार से देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ से ये उत्तराखंड जो है देवभूमि है, यहाँ से जो कहा कुंभ की जो शुरुआत हुई, यहाँ से मुझे लगता है कि इस बार का जो कुंभ होगा वो देखने लायक होगा। और इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह। कांग्रेस से बागी विधायक मयूख महर ने आगामी विधानसभा चुनाव में पिथौरागढ़ विधानसभा से कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से माफी मांगने के बाद ही पार्टी में वापस आने की बात पर पार्टी प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मयूख महार का इस्तीफा अभी तक प्रदेश अध्यक्ष के पास नहीं पहुंचा है, ऐसे में उनका यह बयान बिल्कुल निराधार है। उन्होंने कहा कि मयूख महर यह सार्वजनिक करें कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। वहीं उन्होंने टिकट वितरण पर कहा कि टिकट किसे मिलेगा और किसे नहीं, यह पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। एक तो ये है मामला कि मयूख महर कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस में नहीं हूँ। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के सामने कहा है कि जब तक प्रदेश अध्यक्ष को हटाया नहीं जाता, मैं कांग्रेस में वापस नहीं आऊंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 2027 में हम अपना कैंडिडेट फिर खड़ा करेंगे। किस रूप में कांग्रेस देखती है और कांग्रेस क्या इस तथ्य पर कोई कार्रवाई करने जा रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस सभा में, जिस जगह उन्होंने ये अपना बयान दिया, वहाँ पे हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता माननीय हरीश रावत जी भी मौजूद थे। तो मुझे लगता है कि उन्हें भी ये बातें सुन के अच्छा नहीं लगा होगा। और अभी तक मयूख महर जी का जो इस्तीफा है पार्टी से, वो अध्यक्ष जी के पास नहीं आया है। तो ये कहना कि वो पार्टी में नहीं है, या तो वो ये सार्वजनिक करें कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और रही बात की 27 में कौन कहां से कैंडिडेट खड़ा करेगा, मुझे लगता है कि एक बार ऐसी ही बातें चली थी और आला कमान की जो नजरें हैं वो हर उस, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो विधायक हो, उस पे है जो पार्टी के अहित करने का कार्य कर रहा है, जो पार्टी के खिलाफ बोलने का कार्य कर रहा है। और सब पे नजरें एआईसीसी की हैं। तो मुझे लगता है इस मुद्दे पे माननीय अध्यक्ष जी संज्ञान अवश्य लेंगे और जो भी आगे की रणनीति होगी वो प्रभारी जी के साथ बैठ करके वो लेने का कार्य करेंगे। और मैं इससे ज्यादा और क्या बोलूं, क्योंकि उस सभा में हमारे वरिष्ठ जो है नेता हरीश रावत जी मौजूद थे और बिल्कुल मुझे लगता है
लगता है कि वो भी इस मुद्दे पे उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और बात करेंगे भी, उन्हें समझाने की कोशिश भी करेंगे कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परिवार सहित अपने 2 दिवसीय प्रवास पर हरिद्वार के कनखल स्थित हरिहर आश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से आशीर्वाद लिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेनाओं के शौर्य का प्रतीक है, जिसको देश और दुनिया सदियों तक याद रखेगी। यह ऑपरेशन हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। वहीं एक देश एक चुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह देश के लिए बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इसके आने से देश के विकास की गति तेज होगी। एक यद्यपि देश के लिए गौरव की बात है, उसमें हम सब लोग भारतीय शामिल हैं और इसी नाते मैं इतनी ही बात कहूँगा कि एक ये जो हमने इस हमारे देश की सेनाओं का जो पराक्रम और शौर्य का ये प्रतीक है और मुझे लगता है हमने विश्व में एक बहुत बड़ा संदेश दिया है और आतंकवाद के खिलाफ इसको लोग सदियों तक इसकी पहचान बनी रहेगी और इसके लिए मैं फिर कहूँगा हम इस उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी चिर परिचित अंदाज में काफल पार्टी दी है। यह काफल पार्टी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पूर्व सैनिकों के सम्मान में आयोजित की गई थी। तो वहीं हरदा की काफल पार्टी में कांग्रेस कार्यकर्ता और उनके समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान हरीश रावत ने काफल पार्टी के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि हरीश रावत अब जीवन के चौथे चरण में हैं और संन्यास के समय इस प्रकार की पार्टी देना जरूरी होती है। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा लोकल और स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए उत्पादों के लिए बाजार प्रदान कर रही, जबकि कांग्रेस के कार्यकाल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बीजेपी काम कर रही है, हिमालयाज बना करके हमने लोकल प्रोडक्ट्स को एक मार्केटिंग का स्थान दिया है। आज पूरे विश्व के अंदर उसके माध्यम से जा रहा है। लेकिन अब चूंकि जीवन के चौथे चरण में हरीश रावत जी हैं, तो संन्यास के समय इस प्रकार की खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जनता दरबार लगाया गया, जिसकी जानकारी देते हुए सीडीओ ने बताया कि हर सोमवार की तरह इस बार ही जनता दरबार में जनता की समस्याओं को सुना गया। इस दौरान कुल 113 शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें कुछ शिकायतों का निस्तारण उसी दौरान कर दिया गया और कुछ शिकायतों को लेकर संबंधित विभाग को जल्द से जल्द समाधान के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि मिली शिकायतों में सबसे ज्यादा जमीन से जुड़े विवाद और नगर निगम से संबंधित शिकायत प्राप्त हुई है। जैसा कि आपको पता ही है, जो हम हर सोमवार को ये जनता दरबार हम लगाते हैं ताकि जितनी भी हमारे नागरिक हैं और जो देहरादून से रिलेटेड जिनकी भी शिकायत है उनका हम त्वरित तौर पर निस्तारण कर सकें। तो उसी क्रम में आज जो 113 हमारे शिकायतें प्राप्त हुई थी, तो अधिकांश का हमने कोशिश करी कि मौके पे निस्तारण हो जाए। कुछ शिकायतें हैं जो थोड़ी लॉन्ग टर्म है, जिनमें जैसे फील्ड से रिलेटेड है, तो वो संबंधित हमने जो एसडीएम्स हैं और जो संबंधित विभाग है उनको भेज दी है और जो नेक्स्ट वीक है उससे पहले वो हमको रिपोर्ट दे देंगे। हल्द्वानी में एक बार फिर से कोविड-19 को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। भले ही अब तक कोई नया मामला सामने नहीं आया हो, लेकिन स्वास्थ्य विभाग किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। जिला अस्पताल और सुशीला तिवारी अस्पताल में अलर्ट जारी कर दिया गया है और सभी जरूरी दिशा निर्देश लागू किए गए हैं। जहां एक और कोविड-19 का नया वेरिएंट देश के कुछ हिस्सों में देखने को मिल रहा है। वहीं हालांकि अभी तक उत्तराखंड के हल्द्वानी में कोई पुष्ट मामला सामने नहीं आया, लेकिन एहतियात के तौर पर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। वहीं सुशीला तिवारी अस्पताल के प्राचार्य अरुण जोशी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के तहत सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। उनका कहना है कि फिलहाल हमारे पास कोई कोविड-19 का केस रजिस्टर नहीं हुआ, लेकिन अगर केस बढ़ते हैं तो हम और भी बेड्स बढ़ाने के लिए तैयार हैं। ऑक्सीजन की व्यवस्था, आवश्यक दवाइयां और मेडिकल स्टाफ की तैनाती पूरी तरह से की जा चुकी है। कोविड को लेकर के देहरादून में मीटिंग हुई, सचिव साहब ने मीटिंग ली है, कुछ एडवाइजरीज आई हैं, कुछ बेसिक गाइडलाइंस आई हैं, उनको सब फॉलो कर रहे हैं जो सरकार से जो भी दी जा रही हैं। तो यहाँ अभी हमने जो नोडल ऑफिसर कोविड के हैं डॉक्टर परमजीत सिंह हैं और उससे मेनली मेडिसिन डिपार्टमेंट और पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में इनकी नीड पड़ती है इनिशियली, तो उसमें वो सब लोग जो डॉक्टर सेंसिटाइज कर दिए गए हैं
अगर इस प्रकार कोई इन्फ्लुएंजा लाइक सिंड्रोम आ सकता है तो ये पॉसिबिलिटी रहेगी, तो उसकी भी स्क्रीनिंग करें, अगर जरूरत पड़ी आइसोलेशन करें, और अगर फिर उसका आरटीपीसीआर टेस्टिंग करनी है तो उसकी जो होगा वो करेंगे। उसके लिए यहाँ एक डेडिकेटेड वार्ड है वो बना दिया गया है, वहाँ 42 बेड का है, उसमें आईसीयू बेड्स भी हैं और उसमें जनरल ऑब्जर्वेशन बेड्स। मेन चीज़ में कि आइसोलेशन करना है, उसमें और पेशेंट्स मिक्सअप नहीं करेंगे, तो वो ऊपर चालू भी है, 42 बेड्स का वो कर दिया है। अगर नंबर बढ़ती है, आवश्यकता पड़ती है, तो फिर जैसे लास्ट टाइम क्या था उसे स्टेप वाइज एस्केलेशन करके फिर वैसे नए नए वार्ड्स डेवलप कर सकते हैं, वो है। अभी तो कोई मरीज भर्ती हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी कंटिन्यूसी लेके चलना, अचानक कभी कोई आता है तो उससे कैसे, तो उसके लिए आइडेंटिफाइड हैं वो कर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे, आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। हर वर्ष उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी के साथ वनाग्नि की घटनाएं भी बढ़ती नजर आती हैं, जिसमें कमी लाने के लिए वन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है। इसको लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि वनाग्नि की घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने कहा कि पहली बार इस राज्य के जिलाधिकारी और जिला प्रशासन की भूमिका वनाग्नि में दिखाई दी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, जिसका फायदा हमें यह भी हुआ कि आपदा प्रबंधन मद से भी हमें करोड़ों रुपए प्राप्त, जिससे वनाग्नि को रोकने में मदद मिली। तमाम चीज़ों को लेकर वन विभाग ने एक पंचवर्षीय कार्य योजना भी तैयार की है। किस तरीके से इन चीज़ों से देखिए, हमने लगातार नए नए नवाचार किए। पहली बार इस राज्य में जिलाधिकारी को और जिला प्रशासन का रोल फॉरेस्ट फायर में दिखाई दिया। जिले के अंदर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। उसका फायदा हमें यह भी मिला कि आपदा प्रबंधन मद से भी तत्काल हम लोगों को कई जिलों में करोड़ों रुपए प्राप्त हुआ, जिससे कि आपदा वनाग्नि को रोकने में तत्काल कार्रवाई प्रारंभ हो पाई। दूसरा, जिला प्रशासन के इन्वॉल्वमेंट से हमें मैन पावर भी मिली और व्हीकल्स की उपलब्धता भी हमें बनी। तीसरा, हम लोगों ने पहली बार ग्राम प्रधानों जन सहभागिता के माध्यम से फॉरेस्ट फायर को रोकने का प्रयास किया, जिसमें जो हमारे हॉट स्पॉट थे उनमें 572 हॉट स्पॉट में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बनाई, जिसमें पंचायत के सरपंच, जिसमें महिला मंगल दल, जिसमें युवक मंगल दल, वन विभाग के कर्मचारी और राजस्व विभाग के कर्मचारियों को दिया गया। तो कहीं ना कहीं जन सहभागिता से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ऐलान किया है कि वे 2027 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके इस बयान पर भाजपा ने तुरंत हमला बोला है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि हरीश रावत हर चुनाव से पहले ऐसा ही बयान देते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हरीश रावत खुद भले ही चुनाव ना लड़ें, लेकिन अपने रिश्तेदारों को मैदान में उतारने की रणनीति बनाते हैं। क्या लगता है कि इस बार वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? पहली बात तो आदरणीय हरीश रावत जी जो भी कहें, उनका एक राजनीतिक स्टंट है और उनके कहने से या चुनाव न लड़ने से उत्तराखंड की राजनीति में कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से उत्तराखंड की जनता ने उनको एक बार नहीं अनेकों बार उनको नकारा है, और अब तो कांग्रेस पार्टी के लोग भी और कांग्रेस पार्टी भी उनको गंभीरता से नहीं ले रही है। एक तरह से उनको दरकिनार पार्टी के द्वारा कर दिया गया है। इसलिए हो सकता है अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने आप को सुर्खियों में रखने के लिए आदरणीय हरीश रावत जी इस तरह के हथकंडे करने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और सल्ट में स्थित पौराणिक नीलेश्वर महादेव मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा सहित विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल, कई गणमान्य लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा और हवन अनुष्ठान कर पूजा अर्चना की। सल्ट विधायक महेश जीना ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। महेश जीना ने कहा कि नीलेश्वर महादेव मंदिर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 1 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृति की है, जिससे मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य किया गया है। आज प्राण प्रतिष्ठा का यह समारोह एक ऐतिहासिक मैं कहूँगा, क्योंकि अपने महादेव का यह मंदिर वर्षों से थोड़ी सौंदर्यीकरण की इसकी अपेक्षा थी पूरे क्षेत्र को, जिसको आज एक सार्थक रूप यहाँ पर माननीय विधायक महेश जीना जी के नेतृत्व में इसको एक नया
एक इसका नया रूप इसको दिया गया है, जिसमें पूरे क्षेत्र में एक हर्षोल्लास। अपना विकासैन स्थित सबोली रोतेला गांव में श्री नीलेश्वर महादेव जी का ये पौराणिक मंदिर यहाँ पर स्थित था। अपने मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी के प्रयासों से और माननीय विधायक सल्ट के विधायक श्रीमान महेश जीना जी के अथक प्रयासों से इसमें ये मंदिर ने आज एक भव्य रूप ले लिया है। ये मुख्यमंत्री घोषणा में इसको रखा गया था। आज लगभग 5 दिन से यहाँ पर बहुत ही भव्य कार्यक्रम हो रहे हैं और पूरे क्षेत्र विकासैन में पूरा सल्ट विधानसभा में एक बहुत ही आनंदमयी वातावरण और एक धार्मिक अनुष्ठान के साथ जो यहाँ पर इस मंदिर का आज उद्घाटन किया है। आज जो यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो लगभग 5 दिन केदारनाथ यात्रा रफ्तार पकड़ चुकी है और पैदल मार्ग पर संचालित होने वाले घोड़े खच्चरों को लेकर शिकायतें भी मिलने लगी है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर एक घोड़ा खच्चर संचालक द्वारा तीर्थ यात्रियों के साथ अभद्रता का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह तीर्थ यात्रियों को धमका रहा है। श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने स्पष्ट किया कि यदि कोई भी घोड़ा खच्चर संचालक तीर्थ यात्रियों के साथ अभद्रता करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यात्रा रूट पर सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हों, जिसको लेकर स्वास्थ्य की है, चाहे वो चिकित्सा को लेकर हो, चाहे पेयजल को लेकर हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन, चाहे खाद्यान्न को लेकर लगातार कैंप वहाँ पर जो है कि हमारे कंट्रोल रूम स्थापित हैं और सभी को हम जो है कि सुगम जो है तीर्थ जो हमारा कहा कि जिसके लिए हम वचनबद्ध हैं, कहीं भी ऐसी कोई जो आपके द्वारा मुझे बताया गया कि इस प्रकार की कोई घटना अगर पैदल मार्ग पर यात्रा भाजपा के पीसीओ चेयरमैन राम मेहरोत्रा ने पर्यटकों की सुविधा के लिए एक आलीशान रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया है। टनकपुर से चलकर देहरादून को जाने वाले हर व्यक्ति को यहां पर स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद मिल सकेगा। आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और सांसद अजय भट्ट ने संयुक्त रूप से रॉयल हवेली नामक रेस्टोरेंट का फीता काट कर शुभारंभ किया। इस दौरान वहां पर भाजपा के जिलाध्यक्ष मनोज पाल, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा, किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला समेत काशीपुर और प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति दर्ज रही। मुझे लगता है कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसमें सबको खुशी होनी चाहिए और हमारे राम मेहरोत्रा जी ने इन पर राम जी की विशेष कृपा है और एक अच्छा यहाँ पर रास्ते में हमारे जैसे लोग कभी भटकते आ जाएंगे, कभी चाय पीने की इच्छा हुई, वॉशरूम जाने की इच्छा हुई, तो इतना बढ़िया लग करके ऐसे लोगों को यात्रियों के लिए सुविधा है। तो जितनी सुविधा हो जाए, उत्तराखंड में हम लोग पर्यटन को सुविधा दे रहे हैं, सब चीज़ों को सुविधा दे रहे हैं, तो हमारे यात्रियों को यहाँ उत्तराखंड आने वालों के लिए अच्छी सुविधा यहाँ पर हो जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है, शुभ बात है और मेरी शुभकामना है। पर जो ये प्रोजेक्ट शुरू करा है, इसमें रॉयल हवेली के नाम से हमने रेस्टोरेंट, पार्टी रूम और अपना बच्चों का गेमिंग जोन और इसमें हम 2-3 ब्रांड लेकर आ रहे हैं और साथ ही इसके पेट्रोल पंप, उसके बाद शॉपिंग, ये पूरा जो है पूरा प्रोजेक्ट है जिसमें से हम अभी इसका एक पार्ट ये शुरू करा है, बच्चों का गेमिंग जोन और ये, और मतलब हमने बहुत अच्छे क्लास के वॉशरूम यहाँ पर बनाए हैं जिससे लोगों को सुविधा हो और हमारे मोदी जी का ख्वाब भी है कि भाई जो शौचालय है वो। उत्तराखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुभाष उपाध्याय को उत्तराखंड हाईकोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया गया है। केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोमवार को ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी साझा की है। सुभाष उपाध्याय को हाईकोर्ट का जज बनाए जाने की संस्तुति उत्तराखंड के हाईकोर्ट की कॉलेजियम ने सितंबर 2022 में की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 12 अप्रैल 2023 को सुभाष उपाध्याय को उत्तराखंड हाईकोर्ट का जज बनाए जाने की संस्तुति की। तो वहीं अब 2 साल के लंबे इंतजार के बाद उन्हें जज बनाए जाने का आदेश जारी हो गया है। सुभाष उपाध्याय हाईकोर्ट में मुख्य स्थायी अधिवक्ता सहित कई पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उनकी शिक्षा लखनऊ से हुई है, तो वहीं उन्हें हाईकोर्ट का जज बनाए जाने पर अधिवक्ताओं में खुशी का माहौल है। उनके 2 जून को न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने की संभावना है। उनके शपथ ग्रहण के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट में जजों की संख्या कुल 10 हो जाएगी।
कोरोना ने एक बार फिर से दुनिया को डराना शुरू कर दिया है। भारत में कोरोना के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से अधिकतर मामले महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल से सामने आए। यही नहीं, अन्य राज्यों से उत्तराखंड आए 3 लोगों में भी कोविड की पुष्टि हुई है, जिसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने उत्तराखंड चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की कोविड जांच करने का फैसला किया। कोविड जांच के लिए एंटीजन और RT-PCR किट खरीदने पर भी तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा पर रोजाना 65 से 70 हजार श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिनमें से अधिकतर श्रद्धालु अन्य राज्यों से धामों के दर्शन करने आ रहे हैं। इसके चलते उत्तराखंड में कोविड के फैलने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी CMO को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।